respected family members from different departments and members from Idara Falaudarin and my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am very thankful to Idara Falaudarin. They gave me a chance to speak on a topic like this, which is spreading in our society like anything. And I am happy that I am getting a chance to deliver first time in my own district as well as in my own town. Usually मैं श्रीनगर में ही ज़्यादा होता हूँ, बारामूला में बहुत कम होता हूँ मैं. That's why शायद उतनी इंटरेक्शंस हमारे यहाँ नहीं हुई है. बट वसीम साहब यहाँ पे बैठे हैं, वसीम साहब के साथ और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ बारामूला के साथ हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं. और इंशाल्लाह आई होप कि वुमेंस कॉलेज बारामूला के साथ भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स इंशाल्लाह करेंगे, बिकॉज दिस इज नीड ऑफ द आवर. सो it would be more of an interactive session. I would love from the student side. I hope कि they are all psychology students, no? So I hope it will be more of an interactive from the student side. Okay. This is the index of my presentation. So addiction is a brain disease. How many of you who are agreeing that addiction is a brain disease and it's not a behavioral problem? Among students, how many of you are agreeing with this कि addiction is a brain disease and it's not more of a behavioral problem or emotional problem or problem within the society? Is addiction a brain problem? Yes. How? क्या लगता है आप लोगों को? How it is a brain problem? इनिशियली जब हम यूजुअली हम वर्ड करते थे, हम ड्रग एडिक्शन इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना? हम यूजुअली बोलते थे कि ड्रग एडिक्शन में कोई बंदा मुलविस है, ओके? बट nowadays we are not using the word drug addiction. Nowadays we are using the word substance use disorders, because the way we are treating other disorders in the psychiatry like depression, like schizophrenia, like OCD, like bipolar affective disorder, the same way we have to treat the patient who is suffering from substance use disorders, because now it's more of a problem in neurology of the brain. It's now more of problem in the neurology of the brain as compared to problem with behavioral and other things. So we don't have to treat a patient, a person who is involved in substance use disorder. हमें उसको उसी तरीके से देखना है, हमें उसको उसी तरीके से ट्रीट करना है जिस तरीके से हम एक डिप्रेशन वाले पेशेंट को साथ आते हैं, जिस तरह हम एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को साथ आते हैं, जिस तरह हम एक बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर वाले पेशेंट को साथ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए. और दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो अभी प्रिंसिपल मैम यहां पे बोल रही थी, स्टिग्मा. दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स. स्टिग्मा अभी भी हमारी सोसाइटीज में सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स के लिए है, क्योंकि हमने अभी इसको एज ए डिसऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया. जब भी अगर आप देखेंगे हमारे
घर में, हमारी सोसाइटी में, हमारे रिलेशनशिप में जब भी हमें पता चलता है कि हमारा कोई कजन, हमारा कोई भाई वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, हम उससे बात करना छोड़ देते हैं, ठीक है, हम उसको नसीहत करना स्टार्ट करते हैं, हम उसको बोलते हैं सुनियर अल्लाह वाले से दहन दून से हिदायत। यूजुअली दिस इज वेरी ट्रू इन अवर सोसाइटी। सुनियर सज्जान दून तबलीग जमात से हिदायत है, मगर इट्स नॉट अबाउट द हिदायत, इट्स अबाउट द ट्रीटमेंट। आई एम नॉट अगेंस्ट कि उनको आप तबलीग के साथ मत भेजो, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले उसको ट्रीटमेंट कराओ, बायोसाइकोसोशल ट्रीटमेंट के लिए आप उसको पहले राजी करो। आप एज ए पेरेंट, एज ए सोसाइटी उसके लिए भी खुद तैयार हो जाओ, एक्सेप्ट करो, और जब आप वहां से वो रिहेबिलिटेट होके आता है फिर आप उसको मेन स्ट्रीम में उसी तरह एक्सेप्ट करो जैसे हम बाकी डिसऑर्डर्स को एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद अगर आपको उसको तबलीग के लिए भेजना है, आप उसको रिलीजियस किसी एक्टिविटी के लिए, देयर इज नो हार्म इन दैट, बट फर्स्ट ही नीड्स टू बी ट्रीटेड इन द वे जो विच इज मोर ऑफ साइंटिफिक, है ना। और दूसरी चीज जो हमारी सोसाइटीज में है, दैट इज जब भी हमें पता चलता है कि कोई भी पर्सन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में या किसी और मेंटल हेल्थ इश्यू का शिकार हो गया, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का शिकार हो गया है, हम इतने डिनाइल में हैं, हम ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि मेरा जो भाई है, मेरा जो कजन है, ये है कि एमिस का प्रॉब्लम गसित, एमिस का साइकेट्रिक प्रॉब्लम गसित, एमिस उसको खोचुन, और हम सबसे पहले उसको पीर के पास ले जाते हैं, पीर के पास ट्रीटमेंट कराते हैं। और ओब्वियसली हमारे पीर साहिबान ऐसे हैं कि वो कभी बोलेंगे ही नहीं कि एमिस खसनिश प्रॉब्लम के एमिस साइकेट्रिक प्रॉब्लम, क्योंकि उनका भी बेचारों को अपनी दुकानें चलानी है। तो हमारे पास वो पेशेंट्स पता है कब पूछते हैं, हमारे पास वो पेशेंट्स तब पूछते हैं जब उनकी हालत बेहतर से बदतर हुई होती है, एट द लास्ट स्टेज, और जहां पे हमें फिर हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि हम उसको शायद उस तरीके से नॉर्मल सी पे लेके आ जाएं जो अगर वो इनिशियल स्टेज में हमारे पास आता तो हम शायद उसको ज्यादा हेल्प करते। ये जस्ट मैंने आपको ये बताया कि जो एडिक्शन है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि आप लोग हमारे फ्यूचर हैं, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों में भी कल बहुत सारे इस फील्ड में आगे जाएंगे। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी शुड नॉट ड्रग एडिक्शन, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एज ए सोशल प्रॉब्लम ओनली, वी शुड नॉट कंसिडर इट एज ए बिहेवियरल प्रॉब्लम ओनली, इट शुड बी कंसिडर्ड एज मोर ऑफ ए ब्रेन डिजीज, ओके, which needs biopsychosocial treatment, okay. Substance use disorders is a disease that affects a person's brain and behavior and leads to an inability to control the use of legal or illegal drugs or medication. यही मैं आप लोगों को समझा रहा था कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स जो है, इट्स ए डिजीज जो हमारे ब्रेन को और हमारे बिहेवियर को क्या करती है, इफेक्ट करती है, एंड लीड्स टू एन इनएबिलिटी टू कंट्रोल द यूज ऑफ लीगल और इलीगल ड्रग्स और मेडिकेशन। ठीक, हाउ, ये जो डेफिनेशन है मैं थोड़ा बहुत आपको ये एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बहुत सारे लोग जब स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस, किसी को घर में स्ट्रेस होता है, पेरेंट्स के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी को पर्सनल लाइफ में कोई स्ट्रेस होता है, ठीक, किसी को एकेडमिक्स से रिलेटेड कोई स्ट्रेस होता है, किसी के ग्रेड्स कम हो जाते हैं, है ना, डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट स्ट्रेसर्स। यूजुअली हम क्या करते हैं, जब हम अपनी उस प्रॉब्लम को लेके अपने दोस्त के पास जाते हैं कि
मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बेचैन हूं, मुझे बताओ व्हाट नीड्स टू बी डन, मैं क्या करूं। तो हमारे दोस्त ऐसे होते हैं, हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सोचे 400 दामा चगे सी से फर्क, ठीक। वो बेचारा अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस दोस्त का मानता है, क्यों? क्योंकि उसको इस ट्रस्ट होता है इस दोस्त पे कि हकने में गलत हुई ना की है, या मे बी इस दोस्त ने शायद ऑलरेडी ये चीजें ट्राई की है, दैट्स वाई कि इसको इसके बारे में पता होगा, इसलिए मुझे भी ये सजेस्ट कर रहा है कि आप ये ले लो, ठीक है, कुछ दिन पी लो, आपको नींद भी आ जाएगी, आपको बेचैनी भी दूर हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। मगर ये जो लेने वाला होता है, इसको नहीं पता होता है कि मैं आगे जाके किस ट्रैप में फंसने वाला हूं, ठीक। बिकॉज देयर इज अ जापानीज प्रोवर्ब, फर्स्ट मैन टेक्स द ड्रिंक, फर्स्ट मैन टेक्स द ड्रिंक, देन ड्रिंक टेक्स द मैन, ठीक। पहले हम लेते हैं अपने एंजाइटीज को, अपने स्ट्रेसेस को, अपनी नींद को, अपने आराम को ठीक करने के लिए, लेकिन जब उसको सच में इन चीजों से रिलीफ मिलता है, जब इसको चरस पी के या कोई भी सब्सटेंस लेके उसको जब सच में रिलीफ मिलता है, ठीक, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम बीइंग के लिए, तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो जो रिलीफ है, वो जो आराम है जो इसको इस सब्सटेंस लेने से मिलता है, वो रिलीफ इसके लिए क्या बन जाता है, उसकी वजह से इसका ये जो बिहेवियर है ये रीइंफोर्स हो जाता है, ठीक। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि अगर ये पहले एक सिगरेट लेता है या 2 सिगरेट लेता है, तो इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, और उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद एक कंसेप्ट होता है साइकेट्री में, उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस इफेक्ट। टॉलरेंस इफेक्ट में क्या होता है, अगर उसको इनिशियली 2 कैनबिस के सिगरेट लेने से रिलीफ मिलता था, आराम मिलता था, अब उसको वही रिलीफ, वही आराम लेने के लिए उसको 4 सिगरेट पीने पड़ते हैं, उसके बाद ये 8 हो जाते हैं। दिस इज हाउ यूज, मिसयूज, देन डिपेंडेंस। पहले यूज करता है, उसके बाद मिसयूज करता है, देन उसके बाद इसकी आहिस्ता आहिस्ता डिपेंडेंस बढ़ जाती है, क्योंकि जितना जितना टॉलरेंस इफेक्ट बढ़ जाता है उतनी उतनी इसकी डिपेंडेंस बढ़ जाती है, और जब डिपेंडेंस हो जाती है इट मीन्स कि ये इंसान फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली अब इस ड्रग पे, ये अब इसके बगैर नहीं रह पाएगा। क्यों? जो ही ये इसको सीज करने की कोशिश करता है, जो ही ये इसको छोड़ने की कोशिश करता है, इसको क्या हो जाता है, इसको विड्रॉल सिम्टम्स हो जाते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स इतने खतरनाक हो जाते हैं, यूशुन हैकर अपने बलबूते पे ये उनको कंट्रोल नहीं करता है, और जिसकी वजह से ये मजबूर होता है फिर से लेने के लिए, क्योंकि जो ही ये लेता है विड्रॉल सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जो मैं आपको बोल रहा था, ये जो डिसऑर्डर है, ये जो प्रॉब्लम है, इशन गैर ठीक गए नशत करने से ठीक गए, इशन गैर 4 दिन से ठीक गए। इसके लिए इंपॉर्टेंट है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कंसल्ट करना, क्योंकि जब रिहैबिलिटेशन सेंटर में किसी पेशेंट को लाते हैं, वहां पे उसकी सबसे पहले क्या होती है, उसकी सबसे पहले उसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक, डिटॉक्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं, उसके जिस्म से ये जो ड्रग्स हैं वो हम निकालते हैं। कैसे? उसके अगेंस्ट हम दूसरे ड्रग्स उसको देते हैं, जिसकी वजह से इसको ये विड्रॉल सिम्टम्स जो है ये उतने नहीं होते हैं जितने इसको घर में होते थे। वहां पे इतने होते हैं कि जहां पे ये आराम से उनको टॉलरेट कर सकता है। उसके बाद बाकी जो फिर चीजें होती है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, साथ साथ ट्रीटमेंट भी चलता है, साथ साथ जो है इसकी काउंसलिंग भी साथ साथ होती है, अदर एक्टिविटीज होती है। ये मैंने एक्चुअली जो प्रेजेंटेशन है ना, इट इज ये मैंने जस्ट आप लोगों के हिसाब से बनाई है, ठीक, ताकि आप बेसिक्स जो इसमें होते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स में, कम से कम आप लोगों को बेसिक चीजों के बारे में नॉलेज हो, है ना, ठीक, अवेयरनेस हो, ताकि आप फिर कल जाके दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं, है ना, ठीक। देयर आर
डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो इसमें यूज होती हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स में। एब्यूज, ठीक, हम एब्यूज कब बोलते हैं? यूज ऑफ ड्रग इन द मैनर दैट डिविएट्स फ्रॉम अप्रूव्ड सोशल एंड मेडिकल पैटर्न। ठीक, यूज ऑफ ड्रग इन द मैनर दैट डिविएट्स फ्रॉम अप्रूव्ड सोशल एंड मेडिकल पैटर्न। मतलब मैं समझाता हूं हम एब्यूज कब बोलते हैं। मैं डॉक्टर के पास गया, ठीक, विद द कंप्लेंट्स ऑफ इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है? इंसोम्निया क्या होता है? इंसोम्निया होता है लैक ऑफ स्लीप, स्लीपलेसनेस हम बोलते हैं इंसोम्निया को, ठीक। सो मैं डॉक्टर के पास गया विद द कंप्लेंट ऑफ इंसोम्निया। सो जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की और मैं मेडिकेशन खा रहा हूं, ठीक। उसके बाद जो ही मुझे मेरी इंसोम्निया जब ठीक हो गई, ठीक, मैं बेटर हो गया। उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर मुझे बोलता है कि अब आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है, अब आप ये दवाई बंद करो, ठीक। अगर डॉक्टर ने एडवाइस दी कि अब आपको ये दवाई खाने की जरूरत नहीं है तो इट मीन्स दैट कि अब मुझे ये दवाई लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर की एडवाइस के बावजूद भी जब मैं ये दवाई फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं विदाउट हिज कंसल्टेशन, विदाउट हिज एडवाइस, और इतनी ले रहा हूं कि जितना उसने स्टार्टिंग में नहीं बोला था। अगर शाम उसने बोला था कि आप एक दवाई दोपहर में लेना, एक दवाई शाम में ले लेना, ठीक है, लेकिन अब मैंने उससे ज्यादा इस्तेमाल किया। मैं शाम को 3 टैबलेट्स लेता हूं, दिन में 3 टैबलेट्स लेता हूं, और मेरी जो इसकी इनटेक कैपेसिटी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई है। तो दिस इज व्हाट इज एब्यूज, ठीक। यूजुअली हमारी सोसाइटी में हमने देखा है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, यूजुअली जब हम फिजिशियंस के पास जाते हैं विद द कंप्लेंट्स ऑफ स्लीप और इंसोम्निया, दे प्रिस्क्राइब अस एल्प्रेक्स, एल्प्राजोलम, डायज़ेपाम लाइक थिंग्स, ओके। और ये जो ड्रग्स होते हैं इनमें डिपेंडेंसी के ज्यादा चांसेस होते हैं, इन ड्रग्स में डिपेंडेंसी के ज्यादा चांसेस होते हैं, और इट्स वेरी लाइकली कि आगे जाके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर को कंसल्ट करने के बगैर ही इसको कंटिन्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आराम मिलता है, ठीक है, एंड दे यूज इट लाइक एनीथिंग। और अब प्रॉब्लम, अब यूज करते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनका जो नॉर्मल स्लीप पैटर्न है वो चेंज, सुशासन चेंज को होता है। चेंज क्या हुआ होता है कि अगर वो एक दिन भी ये एल्प्रेक्स, एल्प्राजोलम, ये जो बेंजोडाइजेपिन का कोई भी ड्रग लेंगे, उनको नींद नहीं आती है। तो दिस इज हाउ इट इज एब्यूज्ड। उसके बाद सेकंड टर्म इज जो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल होती है, उसको बोलते हैं एक्यूट इंटॉक्सिकेशन। एक्यूट इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है? इट्स a reversible syndrome where drug affects one or more following functions: memory, orientation, mood, judgment, behavior and socio-occupational functioning. Acute intoxication से आप लोग क्या समझते हैं? इस वर्ड से आप क्या समझते हैं? वर्ड मीनिंग से acute intoxication कोई आइडिया? नो। Acute intoxication means जो ही पेशेंट ने ड्रग लिया, किसी भी किस्म का सब्सटेंस इसने लिया, उसके बाद ही उसके मेमोरी में, ओरिएंटेशन में, मूड में, जजमेंट में, बिहेवियर में एंड सोशो ऑक्यूपेशनल फंक्शंस में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे गसन, सारे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर वाले पेशेंट गसन के, मगर देयर आर मेनी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर पेशेंट्स जिनको एक्यूट इंटॉक्सिकेशन की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती है, ओके। और इस चीज के लिए उनको क्या करना पड़ता है? इस चीज के लिए उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है। दे नीड हॉस्पिटलाइजेशन। जब एक्यूट इंटॉक्सिकेशन की वजह से इंसान में
इंसान की जो हायर कॉग्निटिव फंक्शंस हैं और बाकी बिहेवियर से सोशियो-कॉग्निटिव फंक्शंस में जब चेंजेस आ जाते हैं, दिस इज एक्यूट इंटॉक्सिकेशन। देन हार्मफुल यूज, पैटर्न ऑफ ड्रग यूज दैट कॉजेस टिश्यू डैमेज, फिजिकल, हेपेटाइटिस, मेंटल एंड डिप्रेसिव एपिसोड। सिंपल सी बात मैं आपको बोलूंगा, हार्मफुल यूज की एग्जांपल। आप लोगों ने सिगरेट्स के पैकेट्स देखे? ठीक है, सिगरेट्स के पैकेट्स पे क्या बना होता है? नहीं बना क्या, वो पहले होता था, आप उसमें इमेज भी बनी होती है ना? उसमें अगर आप देखोगे उसमें माउथ की पिक्चर बनी होती है, उसमें दिखाया है माउथ कैंसर होता है, ठीक है, उसमें लंग्स दिखाई देते हैं, उसमें दिखा होता है लंग कैंसर होता है, ठीक है। लेकिन वो सारा कुछ पता होते हुए भी हम सिगरेट पीते हैं, वो सारा कुछ पता होते हुए भी हम सिगरेट पीते हैं। क्यों? हम बोलते हैं वेगन गैस, है ना, हम यूजुअली बोलते हैं वेगन गैस। दिस इज हार्मफुल यूज इन स्पाइट ऑफ नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस कि आगे जाके इस चीज को कंटिन्यू करने से मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मेरे ऑर्गन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी हम कंटिन्यू उसको यूज करते हैं, दैट इज हार्मफुल यूज। ओके, देन उसके बाद डिपेंडेंस। हम कब बोलते हैं कि इसको डिपेंडेंस हो गई है, अब ड्रग डिपेंडेंस और सब्सटेंस डिपेंडेंस इसको हो गई है। जब इंसान को स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है उस चीज को कंटिन्यू करने की, डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग, उसको डिफिकल्टी होती है उसको कंट्रोल करने में। विड्रॉल स्टेट, विड्रॉल जो मैंने आपको बताया, जो ही वो छोड़ता है, जो ही वो एक दिन नहीं लेता है, उसको विड्रॉल सिम्टम्स हो जाते हैं। एविडेंस ऑफ टॉलरेंस जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, एविडेंस ऑफ टॉलरेंस, पहले 2 टैबलेट्स लेता था, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 1 स्ट्रिप, जब ऐसी एविडेंस हमारे पास हो। एंड नेग्लेक्टिंग ऑल्टरनेट प्लेजर्स, और जब वो बाकी इसके बगैर जो बाकी प्लेजर्स हमारी सोसाइटी में हमारी लाइफ में है उनको नेग्लेक्ट करता है। persistent abuse despite knowing its ill effects, persistent abuse, persistently वो लेता है despite knowing that कि इसके ill effects होंगे कल जाके मेरी लाइफ में, तब हम बोलते हैं कि ये जो बंदा है इसको डिपेंडेंस हो गई है इस पर्टिकुलर जो है ड्रग की या इस पर्टिकुलर सब्सटेंस। उसके बाद विड्रॉल, विड्रॉल वही मैंने आपको बताया जो मैं बता रहा था, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट इज विजिबल when drug intake is reduced or stopped and its intake takes away all the symptoms। जो ही इंसान छोड़ता है withdrawal symptoms सारे स्टार्ट हो जाते हैं, जो ही वो और लेता है withdrawal symptoms सारे खत्म हो जाते हैं। Then psychiatric disorders, psychiatric disorders means यहां पे जो मैंने psychiatric disorders वर्ड इस्तेमाल किया है, इट इज कि सब्सटेंस यूज करने से इंसान के अंदर क्या क्या डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स। जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, हम पहले उसको जब हम हिस्ट्री वगैरह लेते हैं तो हिस्ट्री के बाद हम उसकी पहले यूरिन की स्क्रीनिंग कराते हैं, which का नाम आता है यूरिनस स्क्रीन। आजकल एक टेस्ट आता है यूरिन स्क्रीन करने के लिए, उससे हमें पता चलता है कि ये बंदा क्या कोई ड्रग लेता है कि नहीं लेता है। ये किट आती है उसकी, ठीक है, उसमें उसका यूरिन ड्रॉप डालते हैं तो वहां पे पता चलता है कि ये अगर लेता है तो कौन कौन सा ड्रग ये इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि उससे हमें ये देखना होता है कि ये जो अभी हमारे पास आया है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, जैसे कोई साइकोटिक पेशेंट आता है, साइकोटिक मतलब हु कम्स विद वायलेंट बिहेवियर, who comes with aggressive behavior along with hallucinations, along with delusions, okay, और along with disruptive behavior, वो उसको घर वाले लेके आ जाते हैं। और जब हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं तो हमें ये कंफर्म करना होता है ये जो इसका अभी का बिहेवियर है क्या इट इज एक सेपरेट एंटिटी, लाइक एक सिर्फ साइकोसिस है, और इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड बाय समथिंग, कि ये सब्सटेंस तो नहीं ले रहा था बहुत टाइम की वजह से जिसकी वजह से इसको जो है ये साइकोसिस डेवलप हो गया है। ड्रग्स की वजह से एक तो इंसान को साइकोसिस हो सकता है, जिसको आप लोगों ने मे बी सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे उन्होंने साइकोपैथोलॉजी में पढ़ा, जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, ठीक। सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोसिस हम बोलते हैं, सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर हम बोलते हैं। सब्सटेंस यूज करने की वजह से इंसान मैनिया में चला जाता है, ठीक है, हायर ग्रैंडियस फीलिंग हो जाती है, यूफोरिक स्टेट आ जाता है, ठीक है।
और सब्सटेंस यूज करने की वजह से इंसान को जो है ओसीडी भी डेवलप हो सकता है। ओसीडी एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, में भी आप लोगों ने में पढ़ा होगा, ठीक है। सो देयर आर, या डिप्रेसिव स्टेट भी आ सकता है। सो दिस इज हाउ ए पर्सन कैन बी अफेक्टेड अगर वो कंटिन्यू करेगा सब्सटेंस में। देन फिजिकल डिसऑर्डर्स, फिजिकल डिसऑर्डर्स में अगर हम देखेंगे, जब हम हमारे पास पेशेंट आते हैं विद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, हम उसको बेसलाइन सारी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, बेसलाइन सब सारी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, एलएफटी कराते हैं, केएफटी कराते हैं, ठीक है, लिवर सीरोलॉजी कराते हैं, बाकी चीजें कराते हैं। तो मोस्टली अगर आप देखेंगे, अगर हम 10 पेशेंट्स को करेंगे, 10 में से 8 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई न कोई डैमेज हुआ होता है, या तो लिवर में डैमेज होता है या और किसी ऑर्गन में उनको डैमेज हुआ होता है। तो इसीलिए these are some of the terminologies which are very important जब हम substance use disorders के बारे में बात करते हैं, और आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। Then types of substance used, these are the substance जो हमारी सोसाइटी में यूज होते हैं, ठीक। अगर हम अल्कोहल की बात करेंगे, ओपिएट्स हैं, कैनाबॉइड्स हैं, सीडेटिव्स और हिप्नोटिक्स हैं, कोकीन, कैफीन, हेलोसिनोजेंस, टोबैको, वोलेटाइल सब्सटेंसेस। इनमें सिर्फ अल्कोहल जो है अभी हमारी सोसाइटी में कम इस्तेमाल होता है। इट्स नॉट लाइक कि नहीं इस्तेमाल नहीं होता है, इस्तेमाल होता है, बट नॉट अप टू द लेवल कि हम अपने जो वैली है उसको हम कंपेयर करें रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ। अगर हम कंपेयर करेंगे तो उस मुकाबले में अगर हम बात करेंगे तो हमारी सोसाइटी में अभी अल्कोहल बहुत कम इस्तेमाल होता है। लेकिन इनिशियली मुझे याद है जब मैं 2010 में पुलिस ड्रग डिटेक्शन सेंटर में एज काउंसलर काम कर रहा था। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब अपॉइंटमेंट। वहां पे उस टाइम हमारे पास जब पेशेंट्स आते थे, दे वर मोर ऑफ, उस टाइम यहां पे सबसे ज्यादा कैनबिस इस्तेमाल होता था, चर्च जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। चर्च के बहुत सारे आप नाम देख सकते हैं, इसको वीड भी बोलते हैं, इसको गांजा भी बोलते हैं, इसको हशीश भी बोलते हैं, इसको चरस भी बोलते हैं, इसको भांग भी बोलते हैं, ठीक है। These are the different names of cannabinoids. उस टाइम 2010 की बात अगर की बात करेंगे, 11 की बात करेंगे, 12 की बात करेंगे, तो उस टाइम यहाँ पे हमारे कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को अब्यूज किया जाता था तो वो कैनबिस था, क्योंकि कैनबिस यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। अगर हम साउथ साइड की बात करेंगे, हमारे साउथ साइड में कैनबिस इजीली अवेलेबल है। लेकिन अभी अगर आप मुझे बोलोगे, अभी मैं पुलिस ड्रग डिटेक्शन में था, अभी मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंस कश्मीर, जिसको फॉर्मली गवर्नमेंट साइकेट्रिक डिजीज हॉस्पिटल भी बोलते थे, ठीक है। अभी मैं वहीं पे पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। अभी ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया। हमारे पास जो भी पेशेंट आता है वो सिर्फ एक ड्रग को लेके नहीं आता है, नाउ इट्स पॉली सब्सटेंस अब्यूज। और मेन जो ड्रग उनका होता है दैट इज नाउ हीरोइन, ओपिएट्स में जो आता है। हमारे यहां अभी कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को अब्यूज किया जाता है दैट इज हीरोइन, विच इज इजीली अवेलेबल नाउ इन आवर सोसाइटी। जब पेशेंट को बोलते हैं बहुत चारस ने चवा, बहुत हीरोइन ते करा, बहुत बेंजोडाइजेपिन से खेवा। बेंजोडाइज में मैं जो आपको बता रहा था अभी, एल्प्रेक्स लेते हैं, एक स्ट्रिप एल्प्रेक्स लेते हैं, एक स्ट्रिप अल्प्राजोलम लेते हैं, ठीक है। और हमारे जो एडोलसेंट्स हैं, एडोलसेंट्स, उनमें सबसे ज्यादा जो अभी ड्रग इस्तेमाल होता है एडोलसेंट्स में, दैट इज वोलेटाइल सब्सटेंसेस। एंड वोलेटाइल सब्सटेंसेस में, डू यू नो व्हाट इज वोलेटाइल सब्सटेंस? वोलेटाइल सब्सटेंस में मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास वो इंक इरेजर होता है ना, फ्लूइड, व्हाइट फ्लूइड,
उसको वो वोलेटाइल्स में आता है, वो उसको अब्यूज किया जाता है। पॉलिश को अब्यूज किया जाता है। जो फेविकोल होता है ना, फेविकोल उसको एसआर बोलते हैं, जो यूजुअली अगर हम घर में मैटिंग वगैरह डालते हैं ना, उसको नीचे से वो चिपकाने के लिए वो इस्तेमाल होता है। और आयोडेक्स होता है ना, आयोडेक्स जो हम लगाते हैं, है ना, हमें जो कभी दर्द होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोगों को हंसी भी आएगी और आप लोगों को रोना भी आएगा। सॉक्स होते हैं ना, सॉक्स को पानी में डुबो के उसको निचोड़ के उसका जो पानी निकलता है उसको पीते हैं। पेट्रोल की स्मेल को उसको अब्यूज करते हैं। दिस इज प्रेजेंटली राइट नाउ प्रेजेंट हमारे किसमें, जो हमारा पर्टिकुलरली एडोलसेंट एज ग्रुप है, उनमें ये चीजें वोलेटाइल सब्सटेंस की चीजें पाई जाती है। वजह आसान, क्योंकि कैरी करना उनको आसान होता है, उनके पास बैग्स भी होते हैं, बैग में होते हैं। ठीक है, आप मोस्टली अगर आप देखोगे किसी भी एडोलसेंट को देखोगे, उसको यहाँ पे ऐसे रुमाल बंदी होगी, ठीक है, हाथ में। ये मत किसी को लगेगा इसने हाथ में रुमाल ऐसी बांधी है, मगर तम क्या तथ त्रोमुत, तम तथ फ्लूड त्रोमुत, ठीक, पच्चा ऐसे ऐसे करता रहता है, उसको स्मेल लेता रहता है, स्नफिंग। समझ आ रहा है? और जो अडल्ट है, अडल्ट एज ग्रुप में अभी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ओपेडिस ज्यादा इस्तेमाल होता है, और ओपेडिस में सबसे ज्यादा हीरोइन का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इनिशियली जब यहाँ पे ओपेडिस की हम हिस्ट्री लेते थे कि आप कौन सा ओपेड इस्तेमाल करते थे, उस टाइम हमारे यहाँ था, उसको बोलते थे कोडीन फास्फेट। वो कोरेक्स की एक बोतल आती थी, दवाई बोतल जो कफ सिरप इस्तेमाल होती थी, तब वो ज्यादा इस्तेमाल होती थी। और होती थी एक पेन किलर आता था, उसको बोलते थे स्पस्मोप्रॉक्सिमॉन, ब्लू कलर की एक पेन किलर टेबलेट आती है कैप्सूल में, वो इस्तेमाल होता था। और ट्रेमेडोल भी एक पेन किलर होता है। नाउ इट इज ट्रेमेडोल सबसे सेफेस्ट जो पेन किलर ड्रग माना जाता है, सबसे सेफेस्ट, खासकर जो जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीजेस होते हैं उनके लिए। बट it's not easily available in our markets now because of this thing, because उसका abuse बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक, so these are some of the substances जो हमारे जो हाँ इंट्रावीनस, एग्जैक्टली इंट्रावीनस भी मैंने जो अभी आपको बताया, हीरोइन का ही मैंने बताया, हीरोइन को ही एज इंट्रावीनस भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इंट्रावीनस समझते हैं आप लोग? इंजेक्शन, एग्जैक्टली इंजेक्शन, हीरोइन को ही लिक्विड फॉर्म में बना के फिर जो आईवी के तौर उसको इस्तेमाल किया जाता है। सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? दीज आर द रिस्क फैक्टर्स जो एक इंसान को इसमें सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में मुलविस कर सकता है। लेकिन अगर हम इन्हीं रिस्क फैक्टर्स को अगर हम प्रोटेक्टिव फैक्टर्स बनाएंगे तो शायद ही वो इंसान बच सकता है। जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, ठीक, जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल। जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं, इट मीन्स दैट कि अगर हम हमारे घर में जेनेटिक हिस्ट्री है किस चीज की, ड्रग्स की, हमारे खुदा न खास्ता हमारे फादर लेते हैं या हमारा भाई लेता है या हमारे अंकल में से कोई इसमें इन्वॉल्व था, ठीक है पहले से, सो देयर आर चांसेस कि आगे जाके वहां पे जो उस घर के जो सिबलिंग्स होंगे, ठीक है, उनमें चांसेस है उनमें ड्रग एडिक्शन डेवलप हो सकता है। और एनवायरमेंटल, अलॉन्ग विद एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिला, अगर आसपास का माहौल अच्छा नहीं मिला, अगर फैमिली का माहौल अच्छा नहीं मिला, तो वो इंसान ज्यादा वल्नरेबल हो सकता है। प्रीनेटल सब्सटेंस एक्सपोजर, व्हाट इज प्रीनेटल सब्सटेंस एक्सपोजर? प्रीनेटल से आप लोग क्या समझते हैं? एग्जैक्टली, प्रीनेटल सब्सटेंस एक्सपोजर मींस जब हम कहां होते हैं, जब हम मदर की वूम में होते हैं,
अगर हमें उस टाइम एक्सपोजर मिलता है किस चीज का, ड्रग्स का, सो देयर आर चांसेस कि जब हम पैदा हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे लाइफ में तो देयर आर चांसेस कि हमारे अंदर भी ये चीजें डेवलप हो सकती है। चाइल्ड मॉल ट्रीटमेंट एंड एब्यूज, चाइल्ड मॉल ट्रीटमेंट एंड एब्यूज, अगर बचपन में हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया बाय आवर पेरेंट्स, बाय आवर फैमिली मेंबर्स, अगर खुदा न खास्ता वर्बल एब्यूज बहुत रहा हो, फिजिकल एब्यूज बहुत रहा हो, या अल्लाह बचाए अगर किसी का सेक्सुअल एब्यूज हुआ हो चाइल्डहुड में, सो देयर आर चांसेस कि उस ट्रॉमा को लेके आगे जाके देयर आर चांसेस, ठीक है, कि वो इंसान जो है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में मुलविस हो सकता है। देन मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पेरेंटल डिवोर्स, अगर माँ बाप के बीच लड़ाइयां हो, झगड़े होंगे रोज, ठीक है, और वो जो बच्चा है वो उस चीज को रोज एक्सपीरियंस करता है कि मेरा फादर जो है वो मेरी माँ को मारता है, या मेरी माँ है वो मेरे फादर को मारता है, जो भी है व्हाटसोएवर इट इज, ठीक है, रोज लड़ाई हमारे घर में होती है, रोज हमारे घर में झगड़े होते हैं। सो और अगर खुदा न खास्ता पेरेंट्स के बीच क्या हो, डिवोर्स हो, ठीक है, हमारे पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स के साथ डिवोर्स हो गया, बच्चा माँ के साथ है बाप के साथ नहीं है, या बच्चा बाप के साथ है माँ के साथ नहीं है, क्योंकि हमें दोनों के प्यार की जरूरत होती है, हमें दोनों के प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, लेकिन अगर हमें इन दोनों में से एक ही मिलता है, ओके, सो देयर आर चांसेस कि आगे जाके उस बच्चे में जो है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। देन पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस, पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस में यही, अगर फादर, जो मैं जब प्रिंसिपल मैम के पास नीचे बैठा था तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आजकल छुन मोल मोज बच्चन ज्यादा प्रसगर करन के, जिसको हम बोलते हैं पेरेंटल सुपरविजन। क्यों? उसका शायद ये भी एक वजह है कि आजकल हमारे घर में यूजुअली मदर्स भी वर्किंग होती हैं, ठीक है, फादर भी वर्किंग होता है, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कितने बजे निकला, जब वो स्कूल से आया उसके बाद वो कहाँ गया, उसके फ्रेंड्स कौन है, वो किन के साथ उठता है, वो किन के साथ बैठता है, वो अगर पैसे लिए उसने पैसे कहाँ पे खर्च किए, ठीक है, तो इसके आज अशवना बच हम बोलते हैं कि मुझे 100 रुपीज चाहिए, मुझे कुछ लाना है, हम बोलते हैं अरे यार 100 रुपीज क्या करोगे, ले लो 500 ले रखो जेब में, कोई बात नहीं, ठीक है, हम ये दिखाते हैं। देखो पेरेंट्स का अप्रोच, इनका जो इंटेंशन होता है वो गलत नहीं होता है, लेकिन हम उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, है ना, क्योंकि हर कोई माँ बाप ये चाहता है कि मेरा जो बच्चा है अमिस गژھِ नہٕ प्रॉब्लम गژھِ कहीं, ٲسنَس रۄपिیہِ 10 चंदस परवाह छुनः कहीं, खुदा खासा है गलत इस्तेमाल की। क्यों? क्योंकि हर एक माँ बाप को अपने बच्चे पे भरोसा होता है, हर एक माँ बाप को अपने बच्चे पे भरोसा होता है। अगर मालिस माज बच्चस पे भरोसा आसे नहीं किए तेल दिन दिन सु दरवाजे पर तो नहीं किए, मगर हर एक माँ बाप को जो भरोसा होता है उसी भरोसे के कारण क्या होता है कि वो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसी फैसिलिटी को हम क्या करते हैं, उसी फैसिलिटी को हम फिर गलत तरीके से गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए पेरेंटल सुपरविजन वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी मैम अभी बोल रही थी, युस जॉइंट फैमिली सिस्टम ओस यह आसान कि ये वापस नान बड़ो घर आसान, ठीक, ये नान बड़ो घर आसान, तो उनके सुपरविजन में हम रहते थे, कोई होता था जो हमें देखता था, जो हमें देखभाल करता था, तो ये चीजें नहीं थी। लेकिन अब हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, चोर वर्किंग, बॉय स्टूडेंट, बेटी स्टूडेंट, वो भी आते हैं, भाई को बहन का पता नहीं होता है और बहन को भाई का पता नहीं होता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। देन पीयर इन्फ्लुएंसेस, वही जो मैं आपको बता रहा था, ये यार बरादरी कंपनी किसके साथ उठना बैठना है, सोसाइटी में जिसके साथ में उठ रहा हूँ, जिसके साथ में बैठ रहा हूँ, वो कैसा है, किस टाइप का बंदा है, किस टाइप के, है ना। मगर ये इत लगे तेल पाए ये मैं थोड़ा सा पेरेंट्स तरफ ऐसे सुपरविजन, है ना, शायद मैं गलत कंपनी में नहीं चलता अगर मैं योर पेरेंट्स सुपरविजन ऐसे पूछा मोन बच्चे पकान कम सस लड़कस सत्य पकान, तम सुन बिहेवियर ठीक, तम सुन वथन बिहन ठीक, है ना, ठीक,
लेकिन हमें बोलते हैं ना फालतू लड़के ठीक। और दूसरी बात यह होती है कि फिर जब पेरेंट्स को पता चलता है कि म्यून बचना छुन असल इंसान से पकान की ना छुन असल सोसाइटी में पकान की, मगर तम साथ वक्त आसान गोमुत, क्योंकि जब वो उसको फिर रोकने की कोशिश करता है तम साथ बैक फायर करा, वो वापस वतान तमिस माना तमिस कहीं। क्यों इसलिए नहीं मानता है क्योंकि तमिस गलत चीजन हुंद आदत गोमुत। तो ओबियसली तमिस खतर यम साथ तमिस गलत चीजन आदत गो, यार बरादरी गई ना सुई, है ना, यार बरादरी छुना ती मोल सुन मा ये थी, मोल तम साथ बासान दुश्मन, मोल तम साथ बासान दुश्मन, मगर वक्त तम साथ गोमुत। एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स, एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स बचपन में अगर किसी बच्चे को कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, सुना है नाम कंडक्ट डिसऑर्डर का कि नहीं? नहीं? आप बच्चों आप लोगों से पूछ रहा हूं, कंडक्ट डिसऑर्डर का नाम सुना है? ठीक, कंडक्ट डिसऑर्डर एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है जो बच्चों में होता है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। हम जो ये लेते हैं इसकी एज रेंज 18 ईयर्स से नीचे बच्चों में जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है, उसमें क्या होता है, आमतौर पर अगर आप लोगों ने देखा होगा कहां बच्चा आसा यूज घर वापस वथन सूर करा नारस कुन आसान तमिस, हूं रचनस कुन आसान तमिस, ठीक, लड़ाई रोज उसकी घर लड़ाई है, एम सुने आज फलाने से लड़ाई, एम सुने आज फिस्टिन से लड़ाई, ठीक है। तो ये जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्ट प्रॉब्लम, इसलिए हम उसको डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, ठीक। और अगर ये कंडक्ट डिसऑर्डर इस बच्चे में राइट टाइम पे ठीक नहीं हुआ, ट्रीट नहीं हुआ, सो देयर आर चांसेस कि बड़े होके ये बच्चा क्या बनेगा, पहले ड्रग एडिक्ट नहीं बनेगा, पहले बनेगा ये, उसको हम बोलते हैं एएसपीडी, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और उसी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ही क्या हो जाएगा, ये किसमें मुलविस हो जाएगा, एंटी सोशल एक्टिविटीज में, और ये भी एक एंटी सोशल एक्टिविटी आ जाती है, ठीक। मोस्टली अगर आप देखोगे जो हमारे यहां अडल्ट वाले जो ये होते हैं पेशेंट्स आते हैं, जब हम उनका असेसमेंट करते हैं उनमें मोस्टली क्या होती है, उनकी किसमें प्रॉब्लम होती है, उनकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम होती है, या तो एएसपीडी आसा एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या उनका होता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो नाउ द थिंग इज, ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या जो भी डिसऑर्डर चाहे एएसपीडी या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये कित पे गो इस बच्चस मज डेवलप आसमनी, ठीक। इसका ये देखा गया है कि यमिस बच्चस चाइल्डहुड ट्रॉमास रोजमर्रा आसान, चाइल्डहुड ट्रॉमा जब मैं बात करता हूं तो इट कैन बी एनी ट्रॉमा, ठीक। अगर इस बच्चस लचारस में चाइल्डहुड ट्रॉमा आसान रोजमर्रा चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हम बोलते हैं, तो देयर आर चांसेस इसकी जो ये शख्सियत है, इसकी जो पर्सनालिटी है, ये गैस नॉर्मली डेवलप की है, ये गैस तित पे डेवलप यूस पगा सारनी खाए, मगर इसकी कोई गलती इसमें नहीं होती है। इसमें मोस्टली किनका रोल होता है, पेरेंट्स का रोल होता है, अपब्रिंगिंग का रोल होता है, ठीक। दूसरा एक डिसऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं ओडीडी, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर मतलब इशू है कंडक्ट डिसऑर्डर को आखरसा कम आसान, बस फर्क उसमें यह है कि कंडक्ट डिसऑर्डर है, कंडक्ट डिसऑर्डर में जो बच्चा होता है वो सोसाइटी के रूल, सोसाइटी के नॉर्म, सोसाइटी के वैल्यूज को भी फॉलो नहीं करता है, वो भी ब्रेक करता है, ठीक। लेकिन ये जो ओडीडी वाला है, अपोजिशनल डिफाइंड बिहेवियर सिर्फ विद इन द फैमिली कॉन्टेक्स्ट, ठीक। अगर आप देखोगे हम यूजुअली बोलते हैं मेरा बच्चा मान नहीं सच में वापस वथान, सह नेगेटिविस्टिक गोमुत, तमिस वन इत पे करता सह कर तौर उल्ट, तमिस वन हु करता सह कर तौर उल्ट, ठीक। सो ये जो अगर ओडीडी भी किसी में रहा होगा चाइल्डहुड में, सो देयर आर चांसेस कल जाके अडल्टहुड में उसको वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में इन्वॉल्व हो सकता है। एक और डिसऑर्डर होता है जो बचपन में होता है, जिसको बोलते हैं एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक। अगर आपने देखा होगा हमारे घर में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ये मना से रिजिल बच्चे,
ठीक वना बारामूला के लोग हम लोग बोलते हैं ये रिजीव बच शहर वना है अमिश सेहत करान ठीक ये थ्रट वनान चीजन सत जाए बेवान कहें हेर बोन अंदर नबर अतमस राय फ्रिज अत कर डबस चूर अत कड़ बिस्किट अत कर ठीक है अमिश वन बेह पत्थर यह 2 मिनटन बेवान चलान युथे अमिस बच्चस पर्न वक्त रटान 2 मिनट गसान मुझे सुसु आ गया मुझे पानी पीना है ठीक है। और जब हम उसको बोलते हैं वुचा किताबों पे पेंसिल होता है हाथ में इसको या करा पेंसिल खबर कपर क्या उसको अटेंशन में प्रॉब्लम होती है सह इज नॉट एबल टू सस्टेन हिज अटेंशन फॉर रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम जहां पे हमें अटेंशन को सस्टेन करने की जरूरत है बहुत देर तक वो नहीं कर पाता है ठीक है। उनमें अटेंशन की वजह से या हाइपर एक्टिविटी की वजह से उसमें चांसेस नहीं होते हैं सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर में इन्वॉल्व होने के, लेकिन उनमें एक और कंपोनेंट होता है दैट इज इंपल्सिविटी। वो बच्चे बहुत इंपल्सिव होते हैं, उनको वेट करने के लिए बोलेंगे नहीं वेट करेंगे, यहां से उनको अभी बात करेंगे वन का तो वह जवाब बुत खोर है ना ठीक। सो जिसमें इंपल्सिविटी होती है जिस बच्चे में देयर आर हायर चांसेस कि कल जाके आउट ऑफ दैट इंपल्सिविटी वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में इन्वॉल्व हो सकता है। देन देयर इज अनदर रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं गेटवे हाइपोथेसिस। गेटवे हाइपोथेसिस का मतलब होता है जो मैं आपको बता रहा था एक्सपेरिमेंटेशन ड्यूरिंग एडोलसेंस। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब बुद्धिमान नजर चांस क्या सिगरेट चमान ठीक, लेकिन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वही कारण बन जाता है। मेरा वो सिर्फ एक बार टेस्ट करना, मेरा वो सिर्फ एक बार उस क्यूरियोसिटी को खत्म करना कि बूश से क्या गसा बूश अ टेस्ट आसान वही मेरे लिए कारण बन जाता है उस चीज में इन्वॉल्व होने के लिए। इसीलिए इसको बोलते हैं गेटवे हाइपोथेसिस। जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं एडोलसेंस एज में, हमारा दोस्त बोलता है रचो दाम मुस्लिम से कैसे किए ठीक, मैं बोलता हूं कि मेरे दोस्त ने बोला वजह कैसे सब किए, लेकिन मैं मश पाई कि मेन बायोलॉजी तो मेरे दोस्त बायोलॉजी डिफरेंट अंदर ठीक, तमिस हेक असर गसित साल की मगर मे भी मे असर युथी बह सिगरेट चवान या जो दाम चवान 3 दाम चवान मे ग्यूर गसान स्टार्ट, मे बाकी चीज स्टार्ट ठीक है। और या मुझे ज्यादा प्लेजर मिलता है एज कम्पेयर टू मेरे दोस्त, मुझे ज्यादा प्लेजर मिलता है, मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। सो वो प्लेजर गेन करने के लिए, वो एक्साइटमेंट गेन करने के लिए या जो ग्लैमर है वो गेन करने के लिए मैं और इस्तेमाल करता हूं, जिसकी वजह से मैं पूरा इस पे डिपेंडेंट हो जाता हूं। दोस्तों दिस इज कॉल्ड गेटवे हाइपोथेसिस। इसीलिए एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे आसान कंसेप्ट यहां पे यही है कि एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी होती है, और एक्सपेरिमेंटेशन अगर हमने की ठीक है तो जरूरी कि हर एक इंसान विल पावर सेम और वो बोलेगा कि मेरी विल पावर स्ट्रांग तो मैं पेन से फर्क पड़ सकता है ठीक। दीज आर द वार्निंग साइंस। कैसे हमें पता चलेगा है ना, वहीं से तो हमें कोई बोलेगा नहीं कि मैं ऐसे कर रहा हूं, तो कैसे एज एन ऑब्जर्वर आप लोग समझो कि आप लोग ऑब्जर्वर्स हो और आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो किसी में, हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसी चीज में इन्वॉल्वड है। सो दीज आर द वार्निंग साइंस। क्या क्या है जरा पढ़ो। एम्ब्रोओस फ्रेंड सर्कल अलग ठीक, अचानक लोग फ्रेंड सर्कल चेंज करते ठीक, एक्टिव एग्रेसिव और एंग्री ठीक, बिल्कुल ये जाने शरारत कर वापस वथुन, एब्रप्टली आपने इसमें चेंजेस देखी। यहां पे मैं एक बात बताऊंगा आपको, हमारे पास जब एडोलसेंट बच्चा आता है ना, एडोलसेंट बच्चा विद द कंप्लेंट ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर और दैट जस्ट फ्रॉम लास्ट 2 months 1 or 2 months हिस्ट्री होती है एग्रेसिव बिहेवियर की, सो हमारे दिमाग में सबसे पहले सवाल ये पैदा हो जाता है कि इमच करा ड्रग्स, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास जब एडोलसेंट बच्चा आता है, पेरेंट्स जब उसको लाते हैं
तो वहां पे कंप्लेंट सिर्फ एग्रीशन की होती है और किसी चीज की नहीं होती है। और लेकिन हम जब उसको एसेस करते हैं वहां पे हमें हिस्ट्री मिलती है कि एम लोग मुत क्या वोलेटाइल सब्सटेंस इस्तेमाल करना स्टार्ट, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लूइड वगैरह जो वो इस्तेमाल किया स्टार्ट किया। सो स्लीपिंग मोर देन यूजुअल, ठीक, गो तो आराम सान शाम शोंगा सुबह वथा नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न हो, ठीक है। अब स्लीप पैटर्न में चेंज हो गया, वही कह बजे आलो गसान वथनी 12 बजे आलो गसान वथनी, ठीक है, तो इसमें चेंज आ गया। ब्रेकिंग रूल्स, ठीक है, घर के जो रूल्स हैं, ठीक है, उनको ब्रेक करना स्टार्ट किया। यह मलिस माज वन पत्थर त्रावान कि यह मलिस माज वापस वथान कि इसने आर्ग्यू करना स्टार्ट किया, इसने लड़ाई करना स्टार्ट की, इसने बहस करना स्टार्ट किया, ठीक। सडन वेट लॉस, सडन वेट लॉस आप देखोगे, वेट जो उसका आहिस्ता 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 आप देखोगे कि जो इसकी हेल्दी था अचानक से जंक्शन दुना, ठीक, ये उस उठ क्या दिल गई। फ्रीक्वेंट नोज ब्लीड्स, ठीक है, नाक से खून आ जाना अचानक से, ठीक है, लेकिन फिर हम जब ENT वगैरह चेकअप वगैरह कराते हैं तब ऐसा नॉर्मल, तब वना कि नाक के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट मीन्स दैट कि ये कहां से आ रहा है, ये वहीं से आ रहा है। देन ब्लडी और वाटरी आइज, ठीक, अगर आप देखोगे शाम को मोस्टली जब हमारा भाई हमारा कजन या कोई भी हमारे शाम को घर आता है तमिस उश वजनार ही, ठीक, या तमिस उश वसान, ठीक। फिर जब हम उसको बोलते हैं सह क्या तौर वन बह दोस्तों से सिक्योरिटी पे मे लगे षट, ठीक, यूजुअली यही बिहेवियर्स होते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूं जो हम हॉस्पिटल्स में देते हैं, ठीक है। शायद षट मे गई घर अचन मज, ठीक, लेकिन अब इसके लिए क्या उन्होंने टेक्निक इस्तेमाल की है कि हमारी आंखें जो है वो लाल नहीं दिखनी चाहिए, उसके लिए आई ड्रॉप एक आता है जो आंखों में डालते हैं, उसकी वजह से आंखें रेड नहीं होती है, ठीक। शेक स्टार्ट ट्रिमर्स, ठीक, थर थर गसान स्टार्ट, बॉडी शेकिंग स्टार्ट हो जाए, ट्रिमर्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। स्टीलिंग जो मैं आपको बोल रहा था, चोरी करना स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे पूरा याद है जब मैं पुलिस ड्रग एडिक्शन में 2010 में काम कर रहा था, इट्स मोर ऑफ फरवरी 2010, जब हम नवे या फील्ड में तब मैं नया ही आया था फील्ड में, रिसेंटली में कंप्लीट करके आया था, तो मैंने ज्वाइन किया था। तो फिर जब हिस्ट्री वगैरह हमें बोलते थे आप हिस्ट्री ले लो, ठीक है, फिर हम जो पेशेंट की हिस्ट्री लेते थे, तो एक पेशेंट आया तो जब मैंने हिस्ट्री ले ली, मैं स्टीलिंग में आपको बोल रहा हूँ कि ये लोग कहाँ तक पहुंच जाते हैं, फिर उनको रोजा की जब उनको सब्सटेंस की जरूरत होती है। एक पेशेंट ने बोला तो नाइन शिंगित क्या नाइन शिंगित मे पोस नान में शिंगिस मे तमिस कनस मज सुन दूर वार वार, मे कन मज तमिस सुन दूर वार वार, और मैंने वही बेचा, उसके लिए फिर मैंने ड्रग्स लाए। त्राम बान तान कनाव क्या घर में जो होते हैं ना हमारी, ठीक है ना, सस घर मज अजीम ये मान कल्चर हिसाब है ना, तांबे के जो हमारे यहाँ बर्तन होते हैं, ठीक है, उनको बेचा जाता है। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, यूजुअली आसान घर मज बाथरूम मज फिटिंग, बाथरूम की जो फिटिंग होती है ना, जैकवार की होती है या किसी और चीज की होती है, वो निकाल के उसको बेचते हैं अपनी इस चीज को, अपनी इस डिमांड को पूरी करने के लिए। सो मेरा यहां पे कंसर्न ये नहीं है, मेरा कंसर्न यहां पे ये है कि एज ए सोसाइटी आप देखो हमारा कितना रोल बनता है कि हम अपने लोगों की हेल्प करें। अगर अर्ली स्टेज पे हम इन सब चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हमारी पेरेंटिंग स्टाइल अच्छी हो, अगर हमारे घर का फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा हो, अगर हमारा केयर टुवर्ड्स चाइल्ड, लव टुवर्ड्स चाइल्ड अच्छा हो, ठीक है, शायद इस चीज पे नौबत नहीं आ जाएगी। और हमारी सोसाइटी में एक और वबा आजकल फैल गई है, कंपटीशन।
कंपटीशन और कंपेयर करना करते हैं ना, हमारे पेरेंट्स करते हैं ना, उसने इतने मार्क्स लाए चलित कम मार्क्स ओत्र 90% आज क्या 700 ठीक मेन बेनिन कोर ओत्र मैट्रिक्स मज 500 500 500 आने अत इन वुचे अमिशा बिचार तीसा कैपेबिलिटी अमिशा तूता पोटेंशियल 500 500 नहीं, प्रेशर बढ़ाना है। अब हम ये नहीं देख रहे कि हम बच्चे पे कितना प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि म्यून ईगो सेटिस्फाई गसा के ना, फिर बच्चे को आगे जाके क्या हो जाएगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन म्यून ईगो सेटिस्फाई गसा कि ना मैं किसी पका बेनवान की मैं कोई नीटा मार्क्स जो कोर्स खास पढ़ा किए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उसने 95% लाए और मैंने 87% लाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या डिफरेंस होगी? Does it make some difference? No, it doesn't make some difference. So ये साइंस सोसाइटी में नया एक जो ये आ गया हमारी सोसाइटी में, डिमांडिंग मनी, ठीक, दिस इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा था कि पहले यूजुअली नहीं लेता था, 50 रुपया दे देते, हाँ 50 रुपये में उसका काम होता था, ठीक है, अब दिन ब दिन वो ज्यादा मनी डिमांड करने लगा, आधे हाथ रुपये हे रात ना सुबह ना होत खर्च के पार्टी करने पात क्यों समोस पात क्यों पत क्यों अच्छा आधे 3 हाथ रुपये आज स्कूल हो करो आज स्कूल को आज बहाने बोलते बोलते, मगर हम लोग भी पेरेंट्स में जो मैंने बोला ना हम लोगों की गलती है, बीइंग ए पेरेंट हम लोगों की गलती है, हम एक्चुअली इस फुर्सत ही कि इस वुचो कि म्यून युस बच्चे यह वन कि आज गो स्कूल इत पे पे फंक्शन पे फंक्शन कि बह कर मोलूम पे अमिस तक पोस भर पे तमिस लेकिन जब हमारी सुपरविजन में ही प्रॉब्लम है पे लास्ट वन है चे फुटरोत में भरोसा कुरुत पे, ठीक है, भरोसा भी टूट गया, लेकिन एज ए पेरेंट आप लोगों को भी देखना था कि अगर नहीं म्यून बच्चे ज्यादा पोस डिमांड कर कहें, अगर ये हाथ रुपये अमिस दिवान यह पे 3 4 दिन बे पोस, मगर आज दोए वन माज वन अलग माज निवान मलिस निवान अलग नान ब्रोक अगर तुम निवान अलग तमिस कर ब्लैकमेल तमिस निवान अलग, ठीक है ना। सो दिस इज वन ऑफ द वार्निंग साइंस जिससे हमें अगर ऐसा हमने अपने घर में किसी में चेंज देखी, अपने किसी भाई में अपने किसी कजन में चेंज देखी, सो हमें थोड़ा सा उसके लिए कॉशियस होना चाहिए, ठीक है ना, कि खबर है गलत सोबत लजमस खबर है गलत चीज का जिसके लिए हमें उसको हेल्प करने की जरूरत है। कीपिंग प्राइवेसी, ठीक, कीपिंग प्राइवेसी में क्या होता है, ये नीचे ही होता था, आता था बैठता था, ठीक, अगर अपने कमरे में भी बैठता था दरवाजों से ज्यादा ऐसा परवाह उसने आसान किया, आपका बिहेवियर चेंज हो गया, आता है आप घर बन गया होटल, ठीक, मैं आ गया बाहर से डायरेक्ट अपने कमरे से मैं आ गया नीचे, चाय तैयार है चाय पी, ऊपर अपने कमरे में चला गया लॉक लगाया, ठीक, अब लॉक लगा के बैठने में स्टार्ट हो मिल था वो चुप करने में स्टार्ट भी है। उसके बाद खाने का टाइम आता है, इसको बुलाते हैं, नीचे आता है, खाना खाता है, खाना खाया फिर से ऊपर अपने कमरे में चला गया। फैमिली मस्ती भी है, फैमिली में कोई टाइम स्पेंड नहीं करता है ना, ठीक। तो अगर इस तरीके की चेंज हम देखते हैं, अगर इस तरीके की चेंज अगर हमें दिखाई देती है हमारे किसी घर के किसी मेंबर में भी, है ना, ठीक, या हमें रिपोर्ट करता है कोई, जैसे आप लोग फ्रेंड्स हैं आपस में, आप बोलोगे यार मेरे भाई में चेंज आ गई, मेरे पास बिहेवियर चेंज सह मुशरात कर अलग थलग बेवान सह, है ना, ठीक, तो थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए कि खबर कि दलील माशा किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं है। मिसिंग स्कूल एंड इनकम्प्लीट एक्चुअली होमवर्क, मिसिंग स्कूल में क्या स्कूल, अब क्या होता है, घर से स्कूल निकलता है पकड़ आसान भी मरगुजारस पे चवा चरस, मोस्टली इसको बोलते हैं ट्रुएंसी, TRUANCY, ट्रुएंसी में क्या होता है कि बच्चा घर से स्कूल निकलता है, स्कूल नहीं जाता है, दोस्तों के साथ होता है मरगुजार बांटन के ना बे चरसा वर्षा चवा यु 4 बजा नेर नबर पता स्कूल घर बसान यह स्कूल, ठीक है। लेकिन अब पहले ये होता था कि जब हमारा टाइम था, ठीक है, मेरा फ्रेंड मेरे सामने आसिफ साहब, ठीक है, हमारे टाइम पे ये होता था कि हम निकल साइन टाइम नो बायोमेट्रिक सिस्टम नो स्कूल वल परसेंटेज ज्यादा ऐसी करा, ठीक है,
लेकिन आजकल ये होता है बच्चा 2 दिन स्कूल नहीं आएगा, तीसरे दिन उसके घर को फोन मैसेज करते हैं, फोन करते हैं कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा। आज थोड़ा ये एडवांटेज तो। और इनकम्प्लीट होमवर्क, ठीक है, पहले बच्चा अच्छा पढ़ता था या उसके जो ग्रेड्स हैं उसमें डिक्लाइन आ जाता था, योस पर हासिल योस बढ़ गए, बच्चे से बड़ मार्क्स, अब इसके ग्रेड्स कम हो गए। अब पहले होमवर्क अच्छे से करता था, अब उसके होमवर्क अच्छे से नहीं हो पाती है ना, ठीक पोर्शन कंप्लीट असांगी। तो दीज आर सम ऑफ द वार्निंग साइंस। अगर हम किसी भी इंडिविजुअल में ये चीजें देखते हैं तो हमें थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए कि ना इस मच का प्रॉब्लम और उसको मत हेल्प की जरूरत है। टाइम ज्यादा तो नहीं, आई कैन कंटिन्यू ना, ठीक। सो मैं एक मिनट बस, क्योंकि मुझे एक्चुअली ड्यूटी वापस पहुंचना है श्रीनगर। मैंने उनको फर्स्ट हाफ का ये मांगा है कि फर्स्ट हाफ लीव, सेकंड हाफ मुझे वापस पहुंचना है। हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने इसीलिए मैंने पहले आपको बोला, मैंने जस्ट ये आप लोगों के लिए ही एक्चुअली प्रेजेंटेशन तैयार की थी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को आप इंशाल्लाह हमारे फ्यूचर्स हैं, है ना, ठीक। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज कम से कम इंसान को होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, हम हमारे घर में भी प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी में भी प्रॉब्लम है, तो ताकि हम कोशिश करें कि हम भी किसी की हेल्प करें, है ना। अभी बैठो बच्चों, अभी बैठो, बैठो, अभी बैठो। वंच गोश्ताब त्राने, गोश्ताब त्राओ एक ही तो बैठो। दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस, मैं ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है, जल्दी जल्दी। These are some of the physical consequences जो सब्सटेंस यूज लेने से हमारे बॉडी में होती हैं, ठीक है। डाइजेशंस में प्रॉब्लम होती है, हमारे विटामिन एंड जो प्रोटीन है उनकी एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। हमारे जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी जो मैं आपको बता रहा था, मोस्टली जब हम टेस्ट कराते हैं उनके लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। हार्ट में उनको प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, या तो उनकी हार्ट पल्पिटेशन बहुत ज्यादा होती है या तो उनकी हार्ट पल्पिटेशन नॉर्मल से कम हो जाती है, ठीक है। डिहाइड्रेशन होता है उन लोगों को, ठीक है। एक्सॉशन, इंसोम्निया, ठीक है, नींद में प्रॉब्लम आ जाती है, एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, लो एनर्जी फील करते हैं उनकी, और स्लीप में भी डिस्टर्बेंसेस हो जाती है एंड वेट लॉस हो जाता है। उसके बाद जो ब्रेन में चेंजेस आ जाती है सब्सटेंस की वजह से, चेंजेस इन द ब्रेन स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाती है। चेंज कैन बी मोर और लेस परमानेंट एट द टाइम व्हेन ब्रेन इज स्टिल डेवलपिंग। जब ब्रेन स्टिल डेवलप हो जाता है तो उस टाइम ज्यादा परमानेंट चेंज आने के ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, हमारा ब्रेन किस एज तक डेवलप हो जाता है? हमारा ब्रेन किस एज तक डेवलप हो जाता है ना? हमारा ब्रेन किस एज तक डेवलप हो जाता है? जब तक हम बोलते हैं कि अभी इसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, अभी भी अगर हम चाहेंगे तो इसके डेवलपमेंट में हम चेंज ला सकते हैं। उसके बाद जब वो चेंज, ये पीरियड चला जाएगा, उसके बाद हम चेंज नहीं ला सकते। अप टू व्हाट एज? नो, इट्स अप टू 15 इयर्स। 15 साल तक हमारा ब्रेन डेवलप हो जाता है, 15 साल तक, और 15 साल के बाद फिर डेवलपमेंट नहीं। पनान वरियन यूता इंसान पन ब्रेन तक डेवलप कर इन गुड वे 15 या 15 इयर्स तक हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद नहीं हो जाता है। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। जब हम आईक्यू असेसमेंट करते हैं ना किसी का, सुना है ना, हम जब किसी बच्चे का आईक्यू चेक करते हैं कि इसको तो आईक्यू, ठीक, इसको तो काबिल, ठीक, उसमें जब लोवेस्ट रेंज होती है हम 15 इयर्स लेते हैं, ठीक है। जब हम उसके लिए फॉर्मूला एक होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। मेंटल एज मतलब वो जो हम टेस्ट करेंगे उससे कितना निकला, क्रोनोलॉजिकल एज मतलब है उसकी एक्चुअल एज। मगर अगर उसकी एक्चुअल एज 25 इयर्स है, हम किसी 25 इयर्स बच्चे का आईक्यू चेक करते हैं, उसमें क्रोनोलॉजिकल एज 25 इयर्स नहीं हुआ कि क्रोनोलॉजिकल एज 15 इयर्स, ठीक। वह अगर 15 वोर कम का 14 इयर्स वाला आ गया तो क्रोनोलॉजिकल एज हम 14 इयर्स से ले लेंगे। 15 इयर्स से ज्यादा जो भी बच्चा आता है हमारे पास, एडल्ट आएगा, हम उसकी 15 ही लेते हैं। इसलिए मैंने बोला कि मेंटल डेवलपमेंट कहां तक होती है? अप टू 15 इयर्स। ड्रग अब्यूज अफेक्ट्स नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग एंड ऑफन लीड्स टू फॉल्टी डिसीजंस, कैन लीड टू मेंटल डिसऑर्डर। जो मैं आपको बताया, जो मैंने अभी जब मैं आपको बता रहा था, सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोसिस होता है, सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर्स होता है, इट कैन, ठीक है, एंड सुसाइड्स आर हाई इन पेशेंट्स विद सब्सटेंस अब्यूज, ठीक। जो सब्सटेंस यूज वाले पेशेंट्स होते हैं वो लोग सुसाइड भी करते हैं बिकॉज ऑफ इम्पल्सिविटी, वो सब्सटेंस की वजह से सुसाइड ही करते हैं।
वो करते हैं उनके, जो मैं अभी आपको बता रहा था, अंडरलाइन जो उनकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, उस पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से वो कभी कभी क्या करते हैं, आउट ऑफ इम्पल्सिविटी वो सुसाइड करते हैं। तो मुझे सुसाइड करना की गर्ज आसान के, मगर वो एक्सीडेंटली हो जाता है आउट ऑफ इम्पल्सिविटी। दीज आर जो सोशल प्रॉब्लम्स जो आप लोगों ने ऐसे भी सोसाइटी में है ना देखी है, क्या क्या प्रॉब्लम कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। स्कूल कॉलेज ऑक्यूपेशन अफेक्टेड, ठीक है। ट्रबल विद लॉ, एंगर इश्यूज, मनी फॉर सब्सटेंस यूज, ड्रग बिहेवियर इज अनलॉफुल, ठीक है। हाई परसेंटेज ऑफ ड्रग यूज इन डेलिक्वेंट्स, family and peers ignoring responsibilities, family obligations, change of social group, poor interpersonal relationships, ठीक। financial issues में can't work, need money for substances, excessive use of money on drug behavior, ठीक। and overdose अगर go that's fatal, ठीक है। मोस्टली इस चीज में आपको बात एक बताऊंगा, हम यूजुअली बोलते हैं फलन से लड़को मूद हार्ट अटैक से, यंग आसान का 17 वोर 18 वोर 19 वोर 20 वोर 21 वोर 2 वोर, इस एज ग्रुप में हम बोलते हैं किसी को सुशुंकाल सुबह तो सुबह की है, क्या सच में उसको हार्ट अटैक हुआ होता है? वो हम सोसाइटी में जो, फिर मैं मैम के बारे में जो मैम ने बताया कि हम सोसाइटी में स्टिग्मेटाइज्ड है, ये हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमसे क्या वाला बच कर ओवरडोज होगा। मोस्टली वो हार्ट अटैक नहीं होता है, मोस्टली वो ओवरडोज होता है, क्योंकि इट इज वेरी लेस लाइकली कि इस एज में किसी को हार्ट अटैक हो सकता है। इट इज वेरी लेस, वेरी रियर। 40 इयर्स के बाद वी कैन से 40 इयर्स के बाद, मगर एट द एज ऑफ जस्ट 20s में कोई हार्ट अटैक बोलता है, इट्स वेरी लेस, नहीं होता है। खासकर ये जो होता है वो चीज कि किसी की लाश किसी जंगल में मिल गई, ठीक, आए समझ में, कहां लाकुट आसा उसकी जात तेमिश आसा दोले ओवरडोज को होता है, ठीक, आपको समझ में आ रहा है। दूसरा होता है कोई घर में सो गया, शाम को सुबह उठा नहीं, जब घर वाले जगाने जाते हैं वहां पे उठता नहीं है। रीजन ये नहीं होता है, रीजन होता है कि तेमिश आसा ओवरडोज को होता है, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई हो, ठीक। These are some of the psychological consequences, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखेंगे, changes in appetite, sleeplessness, increased heart rate, slurred speech, changes in cognitive ability, a temporary sense of euphoria, जो मैं आपको बोल रहा था, थोड़ा सा नॉर्मल से हाई फील करना, ठीक, and loss of coordination, ठीक। slurred speech किसको बोलते हैं? slurred speech किसको बोलते हैं? अच्छा, ये शराबी मूवी किसी ने देखी है? अमिताभ बच्चन की मूवी किसने देखी? शराबी, हाँ, उसमें कैसे वो बात करता है, ठीक, उसी को स्लर्ड स्पीच बोलते हैं, ठीक, समझ आ रहा है। दीज आर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में यही डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, पैनिक डिसऑर्डर, इंक्रीज्ड एग्रेशन, पैरानोया। व्हाट इज पैरानोया? जो मुझे पता है आप लोगों को वर्ड पता नहीं होगा, दैट्स व्हाई वहां पे मैं रुक जाता हूं। व्हाट्स पैरानोया? पैरानोया मतलब वो शक करो, सस्पिशियसनेस, ठीक, उसको बोलते हैं पैरानॉइड। शक करना स्टार्ट करता है इंसान, शायद ये लोग मेरे दुश्मन हैं, ये मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मुझे तवीज़ करा है ना, ठीक, ये मेरे खाने में कुछ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, या मेरे कमरे में कोई गैस शायद कोई छिड़की है, मुझे मारने की कोशिश करते हैं, सच में पैरानॉइड, ठीक। देन hallucinations. Hallucinations means false perception without external stimuli. False perception without external stimuli means I am perceiving something which really does not exist. ठीक, मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ, ये मुझे देख रहा है, मैं किसी से बात तो जब आते छीन का बासा hallucination से काट करा, 5 से 10 काट करा, 5 से 10 आसान, तब सुना hallucinations, ठीक। इसमें hallucinations की बहुत टाइप्स होती हैं। इंशाल्लाह आई होप कि in future I will come again inshallah, so we will have such kind of more programs वहाँ पे जहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको फिर डिटेल में ये सारी चीजें बताऊंगा। Then memory impairment, मेमोरी में उसको प्रॉब्लम्स आ जाती है, तेज गसा पर मशरूफ वार सब हो जाता है, लर्निंग एंड कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये स्लाइड, ये न्यूज के बारे में आप लोग कितने को पता है? डेथ सेंटेंस for Maharashtra man who killed mother, fried and ate her body parts. Recently, ये 2021 की बात है। What was the reason for it? The reason was
यूज अल्कोहलिक, क्या उस अल्कोहलिक, और इसने डिमांड की मां को पैसों की, किसके लिए? अल्कोहल डिपेंडेंस थी और मां ने पैसे नहीं दी, मां ऐसे अल्कोहल चिका डिपेंडेंस गई या जैसे दो लड़ाई गसान माजूर रूदमुत कह, और गुस्से में आके इसने क्या किया, इसने मां को मारा, उसके छोटे छोटे पीसेस किए, उसको फ्राई किया, उसके बाद। एंड दिस इज नॉट मी हु इज टेलिंग इट, दिस इज द न्यूज, दिस इज इंडिया टुडे। ये देखो आप कि नशे में आके इंसान कहां कहां तक जा सकता है। ये मैं स्किप करूंगा क्योंकि भी टाइम हो गया, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, हाई यूज ऑफ इलिसिट ड्रग्स इन इंडिया, ठीक है। ये एक स्टडी की गई थी जहां पे ये देखा गया था प्रेवलेंस ऑफ ओपिएड यूज इन इंडिया इज मच हायर देन द ग्लोब और एशियन एवरेज। प्रेवलेंस देखी गई थी किसकी? ओपिएड की प्रेवलेंस देखी गई थी इंडिया में, और ये देखा गया कि एज कंपेयर टू होल एशिया एंड ओवरऑल ग्लोब, इंडिया में ओपिएड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, दैट इज 2.06%। This is suicide due to drug abuse or alcohol addiction India 2010 to 2019। अगर आप देखोगे 2010 में it is 3343, then 3658, 2012 में देखो कहां पे ग्राफ है, it's 4008, then उसके बाद देखो इंक्रीज, और 2019 में ये 7860। आप देखो how it has increased। दिस इज एक्चुअली, ये वहां पे मुझे गलत हो गया, दिस इज एक्चुअली नॉट द कश्मीर एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे कश्मीर में प्रेवलेंस के रिलेटेड अभी कोई स्टडी नहीं हुई है कि हम देखेंगे कि हमारे कश्मीर वैली में सब्सटेंस यूज की कितनी प्रेवलेंस है, लेकिन अभी रिसर्च चल रही है हमारे डिपार्टमेंट में। एक रिसेंटली एक प्रोजेक्ट हमें आ गया है इसी से रिलेटेड, हमें कश्मीर वैली में प्रेवलेंस देखना है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स की। अभी उसकी कम्युनिटी बेसिस पे जो डाटा कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके लिए हमने कुछ रिक्रूटमेंट्स भी की है टेम्परेरी बेस पे। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ दैट स्टडी हमें ये पता चलेगा कि कश्मीर वैली में ओवरऑल प्रेवलेंस कितनी है और किस किस ड्रग की कितनी प्रेवलेंस है। ये जो एक्सपीरियंस है ये हमारा जो हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेज कश्मीर, ठीक है, हमारे वहाँ पे ड्रग एडिक्शन सेंटर चलता है, ठीक है। तो उस ड्रग एडिक्शन सेंटर के हिसाब से आप देखो कि 2016 में हमने 489 पेशेंट्स को ट्रीट किया है, ठीक है। 2017 में 3622, 2018 में 5113, 2019 में इट वाज 7420, और 2020 में ये इसलिए कम है क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारे पास जो है पेशेंट्स उस टाइम नहीं आ पाए, तो उसकी वजह से ये कम हो गया। मगर इट इज कम क्यों? ये हमारे पास जो रिकॉर्ड है ये इसलिए कम है क्योंकि हमारे पास नहीं है, बट इट कैन बी मोर देन दैट। क्योंकि आप देखो यहाँ पे इंक्रीज दिन ब दिन इंक्रीज है, डिक्रीज नहीं है। दिस इज प्रिवेंशन, ओके। हम फैमिली बेसिस पे, स्कूल बेसिस पे एंड कम्युनिटी बेसिस पे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मैं वही बताऊंगा आपको, कम्युनिटी बेसिस पे हम एज ए कम्युनिटी, ठीक है। क्योंकि देखो फैमिली में भी जितना हो सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया पेरेंटिंग स्टाइल जो है, पेरेंट्स का जो रोल है ना, ठीक, सो उसमें चेंज लानी है, हमें पेरेंटल अप्रोच ठीक करना है, डिसिप्लिन वगैरह वो सारा चीज ठीक करना है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी बेस्ड प्रिवेंशन। कम्युनिटी में एज ए कम्युनिटी व्हाट वी शुड डू, कम्युनिटी बेस पे हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम शायद इस चीज को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैम ने पहले ही बोला था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। अगर हम पहले ही प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्योर करने पे हमारी नौबत नहीं आ जाएगी। कम्युनिटी बेस्ड पे देखो हम क्या कर सकते हैं। Youth groups in the community who are important role models may be roped in through awareness programs and also making use of them to in return to spread the message, है ना। हमारी कम्युनिटी में जो यूथ हैं, जो रोल मॉडल्स हैं, ठीक है, तो उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज के बारे में, है ना, ठीक। देखो जैसे ये हमारे जो IFD है, इदारा फलाह दारिन के जो मेंबर्स हैं, जो यूथ है ना, ठीक,
अगर हम इनका काम देखेंगे ये कम्युनिटी लेवल पे ही काम कर रहे हैं, है ना। ये कम्युनिटी लेवल पर ठीक काम, इन्होंने जो ये कैंपेन स्टार्ट की है डिफरेंट जो ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड जो उनको ये वीक मनाना है, ये इसी पे कम्युनिटी बेसिस पे ये प्रोग्राम है, ठीक है। सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर्स एंड रिलीजियस हेड्स फ्रॉम द कम्युनिटी नीड टू बी इन्वॉल्वड एज दे विल पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द कम्युनिटी टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, है ना ठीक। जो हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग अच्छे लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, है ना, उनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। The local public health centers need to be equipped with trained staff and appropriate referral mechanism so that early identification and treatment is possible. जो हमारे एक हो गया, जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मतलब बारामूला में जो हमारा हॉस्पिटल, वहाँ पर तो अब माशाल्लाह we have दिस फैसिलिटी। अब हमारे वहाँ साइकेट्री का एक अपना डिपार्टमेंट है, ठीक है। मगर उसके जो सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, है ना, तो वहां पर भी एटलीस्ट जो वहां पे लोग हैं उनको कम से कम ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको कम से कम इस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ताकि उनके पास अगर किसी को लाया जाए, है ना, सुगेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कौन तेमिस नेमिश प्रॉब्लम्स, ताकि सही तेमिस रेफरल करते इन ए प्रॉपर सेटिंग जहां पे इसको हेल्प मिल सके। क्रिएटिंग ए टोल फ्री नंबर for affected individuals or their families or friends to approach, है ना, क्योंकि जैसे स्टिग्मा होता है ना, स्टिग्मा की वजह से बहुत सारे लोग इस चीज को हाइड करते हैं, नहीं बोल पाते हैं। लेकिन अगर हम एक टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करेंगे इस चीज के लिए, मे बी क्योंकि वहां पे आइडेंटिफिकेशन इंसान की नहीं पता चलती है, उस पर फोन करके हम उसको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, नोटिस टू बी डिस्प्लेड, प्राइवेट डॉक्टर्स नीड टू बी सेंसिटाइज्ड, है ना। बहुत सारे लोग जो सिर्फ प्राइवेट सेटिंग में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेटिंग्स में काम नहीं करते हैं ना, उनको भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है। रूरल कैंप्स कैन बी कंडक्टेड इन पार्टनरशिप विद एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट सेंटर्स एंड हैज ए होस्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द कम्युनिटी। जो रूरल एरियाज हमारे हैं, है ना ठीक, वहां पे हम जो है कैंप्स वगैरह, अवेयरनेस कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो स्पेशलिटीज हो गई है ना ठीक, जो स्पेशल हॉस्पिटल्स होंगे उनके साथ कोलैबोरेशन में करके वहां पे हम उनके साथ कैंप्स कर सकते हैं इसके अवेयरनेस के बारे में। वेबसाइट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल नीड टू बी डिस्प्लेड सर्विसेज फॉर एडिक्शन मैनेजमेंट, है ना ठीक। जो हमारी वेबसाइट्स होती है, हम उन वेबसाइट्स पे भी यूजुअली जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वहां पे हम जो इसके बाद में हम ना ये लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है ना, फैसिलिटी अवेलेबल है इस चीज के लिए। Observing all important days like International Day Against Illicit Drugs and Trafficking, Anti-Tobacco Day Extra help us to increase awareness about the problems of substance use and addiction। जो ये इंटरनेशनल डे होते हैं ना ठीक, ड्रग्स से रिलेटेड और उसके टोबैको से रिलेटेड, इन चीजों को सेलिब्रेट किया जाए, ताकि जब हम इन दिनों को सेलिब्रेट करते हैं तो ज्यादा अवेयरनेस हो जाती है, ठीक। Use of social media is increasing powerful tool even in rural areas. This can work in both enhancing awareness on treatment as well as be exploited by substance using networks, है ना ठीक। हम सोशल मीडिया का जो हम आजकल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी हम अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के बारे में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इससे हमें ये भी पता चलेगा अगर हमें किसी जगह एक्सप्लॉइट हो रही है या सोसाइटी में या कोई चीजें नेटवर्क चल रहा है, तो उसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। So this is management of substance use disorder। ये मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट में जो ही हमारे पास पेशेंट आता है, क्योंकि मैं आपको अपने हॉस्पिटल की बताऊंगा, हमारे पास जब पेशेंट आता है विद दिस कंप्लेंट्स, हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, ठीक। पेशेंट को जब हम अपने ड्रग एडिक्शन सेंटर में एडमिट करते हैं, तो पहले जो मैंने आपको बताया फर्स्ट फेज जो होता है दैट इज अ डिटॉक्सिफिकेशन फेज। डिटॉक्सिफिकेशन फेज में हम क्या करते हैं, उसकी बॉडी से जो सारा जो ये ड्रग्स वगैरह जो लिए थे उसको पहले डिटॉक्सिफाई करते हैं बाय अगेंस्ट जो बाकी ड्रग्स होते हैं उनके थ्रू, ठीक है, जो सेफेस्ट ड्रग होते हैं। उसकी वजह से दो चीजें होती है, एक तो डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाती है, और जो विड्रॉल सिम्टम्स जो मैं आपको बताया, विड्रॉल सिम्टम्स जो इंसान को खुद छोड़ने पे इंसान नहीं छोड़ पाता है, वहां पे विड्रॉल सिम्टम्स इजीली कंट्रोल हो जाते हैं। तमिश ज्यादा दर्द करान की, तमिश ज्यादा पेन करान की, ठीक है, तो बेचैनी ज्यादा नहीं होती, रेस्टलेसनेस ज्यादा नहीं होती, तो वो सारे उसके लिए हम उसको ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो कम से कम वो ठीक है। सो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड है, ये पहले 7 दिन चलता है, ठीक। और 7 दिन तक हम पेशेंट के साथ एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम 7 दिन तक पेशेंट के साथ कोई बात नहीं करते, कैसे शुद्ध सूरत क्योंकि हम उसके साथ। लेकिन 7 दिन के बाद जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है, डिटॉक्सिफाई हो जाता है, उसके बाद फिर हम एक थेरेपी होती है, उसको हम बोलते हैं मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी, ठीक। तो हम मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे स्टेज होते हैं, तो उसको फिर हम
पेशेंट को मोटिवेट करते हैं, है ना, ठीक, ड्रग्स को छोड़ने के लिए। और उसमें हम ये देखते हैं कि ये जब कल यहाँ से जाके फिर सोसाइटी में वापस जाएगा, व्हाट आर द हाई रिस्क फैक्टर्स जो इस पेशेंट में है, जिन पे हमें इसके साथ काम करने की जरूरत है, ताकि इन साथ पगा बे नॉर्मल सोसाइटी में वापस गए एमएस जैसे साथ प्रॉब्लम से कि इजीली डील हैकन करित उमर प्रॉब्लम से। उसके बाद अगर अंडरलाइंग इस पेशेंट में कोई और साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, चाहे मूड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है या पर्सनली से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, तो उसके लिए हम डिफरेंट थेरेपीज इस्तेमाल करते हैं। एक थेरेपी होती है जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, क्योंकि इन पेशेंट्स में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है उस पर हम काम करना स्टार्ट करते हैं अलॉन्ग विद, अगर इसमें इसके बिहेवियर में भी चेंज आ जाते हैं उसके लिए हम बिहेवियर थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। या अगर हमें लगेगा कि फैमिली का इसमें कहीं रोल है, फैमिली की कहीं प्रॉब्लम, जब हिस्ट्री लेते हैं तो वहां पे हम फैमिली थेरेपीज भी कंडक्ट करते हैं। इंटरपर्सनल एरिया में जहां पर पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होगी, इंटरपर्सनल थेरेपीज हम कंडक्ट करते हैं। सो हॉस्पिटल सेटिंग में हमें जो लगेगा, जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, हमें पेशेंट की किस एरिया पे काम करना है जिसकी वजह से ये पेशेंट कल खुदा न खास्ता फिर इस चीज में मुलविस हो सकता है, तो उन चीजों को हम कैसे कंट्रोल करें अपने लेवल पे हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो वो एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान चलता है हमारे वहाँ। पेशेंट यूजुअली मिनिमम 1 महीने के लिए जो है पेशेंट रहता है, ठीक है, और मैक्सिमम 45 डेज के लिए, और 1 महीने तक हम उसका जो ट्रीटमेंट है ये सारा वो चलता है, ठीक है। मुझे सच में बोलने का बहुत वो हो रहा है, बट आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं पहली बार आज आप लोगों के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट में हूँ, बट टाइम की पाबंदी की वजह से, है ना, ठीक, क्योंकि मुझे वापस पहुंचना है श्रीनगर, और आप लोग भी मुझे लगता है बोर हो गए होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई होप वी विल कंडक्ट सच काइंड ऑफ मोर प्रोग्राम्स इंशाल्लाह, ठीक है। और मैं चाहूँगा we will conduct some workshop also here with Department of Psychology, ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा होल्ड है प्रोजेक्ट टेस्टिंग पे, ठीक है, मैम के सामने मैं बोल रहा हूँ। सो आई वुड लव कि अगर हम प्रोजेक्ट टेस्ट पे एक रोशाक पे हम एक वर्कशॉप करेंगे, है ना, ठीक, 2 डेज का वर्कशॉप इंशाल्लाह इन फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। ओके, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, सलाम।